ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये एडिटोरियल आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना। और इस समय आप देखिए, जहां देखिए जलवायु परिवर्तन की ही बातें तो हो रही हैं। तो आप देखिए, विश्व मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगिकरण से पूर्व के तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। तापमान वृद्धि के कारणों की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए बने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के जलवायु सम्मेलन 1996 से होते आ रहे हैं। 2015 के पेरिस सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के हर संभव उपाय करने पर सहमति हुई थी। विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगा तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री पर कर जाएगा, और जिसके बाद सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने और तापमान वृद्धि की रोकथाम और कठिन हो जाएगी। और सदस्य देशों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के प्रयास किए, मगर तापमान वृद्धि की गति बता रही है कि वे पर्याप्त नहीं रहे। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में केवल 2 उल्लेखनीय समझौते हो पाए हैं। पहला आप देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट स्कीम पर, और जो लगभग 10 साल से लंबित था। दूसरा है जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता पर, वह भी इस भय के कारण कि अमेरिका की बागडोर ट्रंप के हाथों में जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देते हैं। इसमें आप देखिए, विकासोन्मुख देश चाहते थे कि तापमान को वर्तमान स्तर पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकसित देश स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए उन्हें कम से कम 1300 अरब डॉलर सालाना की वित्तीय सहायता देनी शुरू करें। लेकिन धनी देश रो पीट कर मात्र 300 अरब डॉलर सालाना देने को तैयार हुए, और वह भी आप देखिए 2035 से। और धनी देशों का कहना है कि प्रस्तावित राशि मौजूदा 100 अरब डॉलर से तिगुनी है, इसलिए विकासशील देशों को नाराज होने की जगह खुश होना चाहिए। और मगर विकासशील देशों का कहना है कि यह जरूरत की 1/4 के बराबर भी नहीं है, इसलिए भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक मृग तृष्णा से अधिक कुछ नहीं है, इससे इस गंभीर चुनौती का सामना करने में खास मदद नहीं मिलेगी। और विकासशील और छोटे गरीब देशों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना भी की है। क्या कहिए, आलोचना भी की हुई है। और आप देखिए, जलवायु सम्मेलनों ने हर साल होने वाले समझौतों और बड़े बड़े वादों के बावजूद निरंतर बढ़ता तापमान दिखा रहा है कि या तो अब तक किए जा रहे उपाय नाकाफी रहे, या फिर उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। और स्टैनफोर्ड में अब देखिए, पढ़ाने वाले आर्थिक इतिहासकार वाल्टर सी डेल की प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट लेवलर के अनुसार मानव इतिहास में असली परिवर्तन हमेशा महाविनाश की वजह से हुए हैं। निरंतर महाविनाश की ओर ले जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने की जगह हर साल की अंतहीन सौदेबाजी से डेल की बात को सही साबित करती है। पर इससे भी इनकार नहीं है कि जैसी विश्वव्यापी सहमति जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए बनी, वैसे और किसी मुद्दे पर कभी नहीं बनी। और इसलिए बिल गेट्स का मानना है कि हम एक ऐसी युग संधि पर पहुंच गए हैं जो इतिहास बदलेगी। नई और स्वच्छ तकनीक का विकास जलवायु परिवर्तन से होने वाले महाविनाश से बचा ले जाएगा। इस जलवायु परिवर्तन क्या होता है? और जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न से दीर्घकालिक बदलाव से है। और ऐसे बदलाव प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव जनित भी हो सकते हैं। धूप, हवा, पानी और परमाणु से पैदा की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से आ रही गिरावट और उससे चलने और कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों और मशीनों के विकास को देखकर बिल गेट्स की बातों पर भरोसा होता है। पर जैव ईंधनों से चलने वाले वाहनों, कारखानों, बिजली घरों को स्वच्छ ऊर्जा वाली व्यवस्था में बदलने के लिए जिस 11,000 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है, वह कहां से और कैसे आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाकू में 300 अरब डॉलर सालाना मदद देने का वादा 2035 से किया गया,
क्या तब तक तापमान थमा रहेगा? विकसित देशों ने विकासशील देशों के आयात पर कार्बन शुल्क भी लगाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भारत जैसे देशों के निर्यातकों की लागत बढ़ जाएगी और इसलिए विकसित देशों को तापमान बढ़ाने में उनकी भूमिका याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता का दबाव बनाए रखने के साथ साथ विकासशील देशों को चीन की तरह जलवायु की रक्षा के कारगर उपाय स्वयं ही करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन जाने के साथ साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित तकनीक का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए उसने वित्तीय सहायता में भी योगदान की पहल की है। तापमान बढ़ाने वाली एक तिहाई गैसें भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और सप्लाई से जुड़े उद्योगों से पैदा हो रही है और जिनकी रोकथाम पर गंभीर चर्चा तक नहीं हो रही है। विश्व के 15% जैव ईंधन की खपत खेती और उसके लिए जरूरी खाद और कीटनाशक के उत्पादन में होती है। पालतू मवेशियों द्वारा उत्सर्जन मीथेन गैस का भी तापमान बढ़ाने में बड़ा योगदान है। भोजन के प्रसंस्करण, शीतलन, पैकिंग और सप्लाई के उद्योग भी आप देखिए जैव ईंधनों से चलते हैं। खेती से स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर और आयातित की जगह ताजा एवं मौसमी भोजन और मांस की जगह शाकाहार को बढ़ावा देकर तापमान बढ़ाने वाली लगभग एक तिहाई गैसों की रोकथाम की जा सकती है। लेकिन विकसित से लेकर विकासशील देशों में किसान और भोजन उद्योग इतने संगठित हैं कि उन पर इतने बड़े परिवर्तनों का दबाव डालने की इच्छा शक्ति किसी सरकार में नहीं है। पूरे उत्तरी भारत के हर साल तेजाबी धुंध की चादर से ढक जाने के बावजूद ना चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनता है। आप देखते हैं कि हमारे दिल्ली के आसपास आप देखते हैं ना, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा जाती है। और ना तो इसमें चुनाव मुद्दा बन रहा है और ना ही संसद में कोई सार्थक चर्चा हो रही है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या फिर AQI दिल्ली से भी खराब हुआ करता था। आज दिल्ली से कई गुना GDP देने के बावजूद लंदन का AQI औसतन 20 रहता है और दिल्ली का 150 जो अक्टूबर में 400 के पार चला जाता है। 2013 में बीजिंग का AQI 600, सिंगापुर का 400 पार कर गया था। आज दोनों का AQI दिल्ली से बहुत कम है। लोग कमर कस लें तो क्या नहीं हो सकता है। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पटरी पर आई महाराष्ट्र की राजनीति। विचारधारा ही शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना की भाजपा के साथ बने रहने की गारंटी होगी। एक और आपको बात बता दूं, यहाँ देखिए महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे और एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कुछ कम आएंगी बीजेपी की सीटें, लेकिन बीजेपी को भारी सीटें आई और अगर एकनाथ शिंदे भी शामिल ना रहते तो वो सरकार बना लेते कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, और अजीत पवार ना रहते तब भी वो कर लेती व्यवस्था। इसलिए आप देखते हैं कि इनकी मजबूरी भी रही। और विधानसभा में अगर बात करें 288 सीटें, और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। ये ऊर्जा, मौन का महत्व, मनुष्य की चुप्पी आत्मचिंतन और अंतर्द्वंद का भी संकेत है। जब जीवन के बवंडर और भावनाओं की बाढ़ हमें घेर लेती है तब मन मौन की शरण चाहता है। वह मौन जो केवल बाहरी संस्कार से नहीं बल्कि आत्मा की अंतर्निहित गुण से भी दूरी बना ले। यह मौन आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार का क्षण है, जब हम अपने अंतरात्मा की धीमी फुसफुसाहटों को भी सुनने का प्रयत्न करते हैं, शब्दों की निर्जीवता से मुक्त होकर अपने विचारों और भावनाओं में डूबना चाहते हैं, जहां केवल आत्मा का साक्षात एवं पूर्ण साक्षात्कार है। ऐसे क्षणों में मन की गहराइयों में उतरने की तीव्र इच्छा होती है, जहां हमें अपने विचारों और भावनाओं की सही रूप दिखाई दे सके। इस चुप्पी में वह शक्ति छिपी है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान एवं क्षमताओं से परिचित कराती है। यह एक ऐसा क्षण है जब व्यक्ति संसार के कोलाहल से अलग होकर अपने भीतर की गहराइयों में झांकना चाहता है। मौन नकारात्मकता का प्रतीक न होकर आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण की अवस्था है, जब मनुष्य स्वयं को इतना शांत बना लेता है कि उसका अंतःकरण भी उसकी उपस्थिति को महसूस न कर सके। आत्मविस्मरण के इस क्षण में मनुष्य का अस्तित्व उसकी चेतना की सीमाओं से परे चला जाता है। तभी वह अपने अस्तित्व की वास्तविक एवं अव्यक्त
पहलुओं से परिचित होता है। यह चुप्पी इतनी गहन होती है कि शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। विचार और भावनाएं जैसे घुल मिलकर मौन के समुद्र में विलीन हो जाते हैं, और इस मौन में व्यक्ति अपने आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, जहां शब्द असमर्थ हो जाते हैं, केवल अनुभूतियां शेष रह जाती हैं। यह मौन व्यक्ति को उसकी पहचान, आंतरिक शांति के सूत्रों में उसकी आध्यात्मिक गहराइयों के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बड़ा दिलचस्प कॉलम रहता है। ये आप देखिए, त्वरित न्याय की आस। 3 आपराधिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने वाले चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय हासिल होने की जो उम्मीद जताई है वह पूरी होनी ही चाहिए। इससे ही इन तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सार्थकता सिद्ध होगी। पूरे देश में इन 3 कानूनों पर इसी जुलाई में से अमल शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ उनका अनुपालन करने में सबसे आगे है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चंडीगढ़ से न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों के जरिए लोगों को समय पर न्याय मिले। अभी तो तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है, और इसके चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यदि तीनों आपराधिक कानूनों को अमल में लाकर त्वरित न्याय के सपने को साकार किया जा सके, तो यह विश्व का सबसे बड़ा सुधार होगा ही, और स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, और उनका निर्माण भारत को गुलाम बनाए रखने के इरादे से किया गया था। यह ठीक है कि समय के साथ उनमें कुछ संशोधन, परिवर्तन किए गए, लेकिन वे औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। विडंबना यह रही कि पिछली सरकारों ने न तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति पाने की कोई पहल की, और न ही न्याय में देरी को दूर करने के उपाय किए। और न्याय में देरी केवल लोगों को हताश निराश ही नहीं करती है, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून और एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदि लोगों को का दुस्साहस बढ़ता है। तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल से एक और जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा। यह शुभ संकेत है कि तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल के बाद से कई मामलों में सचमुच समय पर न्याय हुआ। जैसे कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी में मामला दर्ज होने के 75 दिन के अंदर अदालत ने सजा सुनाई दी, और इसी तरह अशांति फैलाने के एक मामले में 20 दिन में सुनवाई करके सजा सुना दी गई। दिल्ली में भी एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के 60 दिन के अंदर फैसला आ गया। ऐसा देश भर में सभी मामलों में होना चाहिए, और इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निचली अदालतों के जिन फैसलों को ऊंची अदालतों में चुनौती दी जाए वहां भी उनका निस्तारण आनन फानन में हो। अच्छी बात हो। अच्छे, अब आप देखिए, अंग्रेजों के समय के कानून थे, अब इनमें परिवर्तन होकर भारतीय कानून, अब सोचिए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे। बिहार में बिहार सरकार पर्यटन से जुड़ी व्यवसायियों को पर्यटन नीति की जानकारी देने और अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए जल्द ही प्रमंडल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यशाला पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होटलों, रेस्टोरेंट या फिर अन्य व्यवसायी समूहों के साथ होगी, और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार 30% का सीधा पूंजीगत अनुदान देगी। बिहार में विहार की एक ऐसी पहल सराहनीय है, नाम के मायने सार्थक होने की उम्मीद जगाने वाली है। बिहार में आप देखते हैं, सदियों पहले लोग ज्ञानार्जन और प्रकृति के साक्षात्कार को आते थे, और विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, मंदार, राजगीर, बोधगया जैसे पर्यटन स्थल गवाह हैं। ये तो वे प्रमुख स्थल हैं जो ख्याति प्राप्त हैं। राज्य के हर प्रखंड में एक से एक शानदार स्थल है, और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को तभी बनाया जा सकता है जब इन्हें विकसित किया जाए और वहां तक बेहतर कनेक्टिविटी मिले। रुकने, खाने पीने के साथ पर्यटन यह जरूर देखते हैं कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है। यहाँ काम किए जाने की जरूरत है, और यहाँ रोजगार की संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं। पर्यटन मित्रों की हर प्रमुख प्रखंड में नियुक्ति, टूर गाइड, आवासन की व्यवस्था के लिए होम स्टे और होटल, घूमने के लिए वाहन जैसे क्षेत्र जहां लाखों लोगों की आय का सृजन किया जा सकता है। जाहिर है कि इससे पलायन भी रुकेगा, और इस सकारात्मक पहल में राज्यों को केंद्र का भी साथ मिलता दिख रहा है। सहरसा में आप देखते हैं, मत्स्य गंधा झील पर गिलास ब्रिज बनाने और इसे वैश्विक स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 97.61 करोड़ रुपए का उपबंध इसी की कड़ी है। एक तरह से एक बार बिहार को चलिए देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको बिहार की। किसकी? बिहार की। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड
पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। और विधानसभा में आप देखिए कितनी सीटें हैं, यहाँ 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। प्रदूषण से बढ़ता कैंसर का जोखिम। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 22% हिस्सा कैंसर का है। हाल ही में द लासेंट में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आंकड़ा पिछले एक दशक में दुगना हो गया है। विशेष चिंता की बात यह है कि इनमें युवा आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। कैंसर के मामले में तेजी से वृद्धि के कई बड़े कारण हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जीवन शैली में बदलाव मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्तमान में कैंसर का एक प्रमुख कारण प्रदूषण भी है। वस्तुतः आज वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण अपने चरम पर है, और जिसकी वजह से आप देखिए कैंसर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते कैंसर के मामलों ने चिकित्सा जगत में चिंता पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जहां PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 20 गुना अधिक है। यह आंकड़ा करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एक भयावह वास्तविकता है। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 45% की वृद्धि हुई है, जिनमें से आप देखिए 37% मरीज ऐसे हैं जो कभी धूमपान नहीं करते थे। एम्स द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 लोग वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से प्रभावित होते हैं। वस्तुतः पराली दहन उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के एक नए कारक के रूप में उभर कर सामने आया। एम्स और IIT दिल्ली द्वारा 2023 में किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह पाया गया कि पराली के धुएं में बेंजीन, फार्मल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं। इन तत्वों की मात्रा सामान्य दिनों की तुलना में पराली जलाने के मौसम में 6 गुना तक बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए कैंसर के कारकों का समाधान किए जाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सरकार को पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के कारकों के निवारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उससे उत्पन्न कैंसर की भयावहता को रोका जा सके। और हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, ग्रीन कवर में वृद्धि और औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी आदि इनमें शामिल है। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब और तंबाकू से परहेज और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कैंसर के मामलों से बचा जा सकता है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए कुछ टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। आजकल आप लोग देखिए जहां भी देखिए AI की बातें हो रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI की बादशाहत में भारत की दस्तक। तो शिक्षा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिहाज से आजकल हमारे देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। थोड़ा पीछे चलें तो पता चलता है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, भारत उस बदलाव से कदमताल करते हुए दुविधा भरे एक माहौल में फंसा हुआ था। एक तरफ कंप्यूटर साइंस और IT में पढ़ लिखकर नए वैश्विक अवसरों की तलाश में निकली हुई युवा पीढ़ी थी, जो इस क्रांति में स्वयं को अग्रणी साबित करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ देश के भीतर कंप्यूटर का विरोध यह कहकर किया जा रहा था कि यह क्रांति हमारे रोजगारों के लिए काल बन जाएगी। हालिया अतीत बताता है कि उस IT क्रांति के महत्व को समझने वाली हमारी युवा पीढ़ी ने क्या कमाल किया है। नौकरियों पर ग्रहण लगने के बजाय उनमें बढ़ोतरी हुई और IT तकनीक की दुनिया में भारत का सिक्का सिर चढ़कर बोलने लगा। कुछ वैसे ही बदलाव इधर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय है यह है कि इस बार माहौल में दुविधा नहीं है, और बीते 2 वर्षों में जब से ओपन AI द्वारा जनरेटिव AI का एक बेजोड़ मॉडल ChatGPT के रूप में दुनिया के सामने रखा गया, उसके जैसे कई और मॉडल सामने आए जो हमेशा की तरह मानव सभ्यता के खतरे में पड़ जाने की आशंकाएं सामने आ खड़ी हुई। इसे लेकर काफी कुछ कहा सुना गया, और जिस दिमागी ताकत, बुद्धि के बल पर इंसान ने इस जीव जगत पर अपनी बादशाहत कायम की है, वह अगर मशीनों के पास चली जाएगी तो इंसान का क्या होगा। और इन आशंकाओं का उत्कर्ष इससे दिख रहा है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि मशीनें हर चीज जैसे इंसानों को बेदखल कर दे और दुनिया में केवल
उनका ही राज चलने लगे। मशीनों के जड़ से चेतन हो जाने का जो करिश्मा एआई की बदौलत हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा है, उसे लेकर भयभीत करने के किस्सों की भरमार है। क्या है भरमार? ये किस्से हकीकत में कितना बदलेंगे यह कोई नहीं जानता है, लेकिन भावी अनहोनियों से डरे बिना जो देश एआई को अपनी ताकत के टूल बदलना चाहते हैं, भारत इनमें से एक है। और इसी का नतीजा हाल में आई बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में दिखता है। और वैश्विक सूची के पहले 10 देशों में भारत, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एआई के उपयोग विशेषज्ञ संख्या और शोध प्रकाशनों पर आधारित 73 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में भारत पहले 10 देशों की पायदान पर खड़ा है। एआई विशेषज्ञों की संख्या में दूसरा और शोध प्रकाशनों के मामले में तीसरा देश होने का एक मतलब यह निकलता है कि भारत उन देशों की पांत में शामिल है जो एआई को अपनाने के मामले में सबसे ज्यादा तैयार हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में एआई से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दर भी काफी अधिक है। इससे एआई के जरिए जहां जिंदगी के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, एआई की इस तैयारी का आधार इसे लेकर देश की पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी, कौशल और अनुसंधान और विकास पर तय होता है। बोस्टन ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले दुनिया की 70% अर्थव्यवस्थाएं औसत से नीचे का स्कोर करती हैं, जबकि भारत में एआई को लेकर काफी तैयारी है। और इस तैयारी का मतलब यह है कि यहाँ सरकार और निजी क्षेत्र एआई को लागू और एकीकृत करने की क्षमता दिखा रही है। मामला केवल आप देखिए बोस्टन रिपोर्ट पर तक सीमित नहीं है। इस साल मार्च में जब सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए के खर्च का बजट निर्धारित किया, तो साफ हो गया था कि सरकार इस तकनीक को लेकर कितनी संजीदा है। यही नहीं, जुलाई में सरकार ने इस मिशन के लिए 551.75 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए। वैसे इस इरादे की झलक पिछले साल 2023 में भारत में ही आयोजित G20 सम्मेलन और एआई पर वार्षिक बैठकों में ही मिल गई थी। देश का भू राजनीतिक माहौल इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर कैसा है। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में जरूर इस तरह के संगठनों के बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखा करिए। क्वेश्चंस पूछ लेता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए एक तरह से इसका स्थापना की गई थी। अब 21 मेंबर हो चुके, इसमें पहले 20 थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इन क्षेत्रों में सूरत बदलने का मुद्दा, यह सवाल है कि आखिर वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमारे देश एआई की मदद से बड़े बदलाव कर सकता है। वैसे एक आम धारणा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सबसे बड़ा असर शिक्षा और फिल्म मीडिया से संबंधित डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में डाला है। और हालांकि इन दोनों ही क्षेत्रों में एआई के नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले सामने आए। जैसे छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य और शोध पत्र आदि तैयार करने में एआई टूल से इतनी महारत दिखाई कि वहां मौलिकता का अभाव होने लगा, नकल का वर्चस्व बढ़ गया। अपने दिमाग लगाने की अब जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं लोग। इस कारण दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने कैंपस में एआई टूल्स के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। सिनेमा, मीडिया में भी मौलिकता के महत्व को प्राथमिकता मिलने लगी है। और इनसे इतर क्षेत्रों में एआई सहयोगी टूल के रूप में ही सामने आए, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में रोग के निदान संबंधी सटीकता, मरीज के इलाज की व्यक्ति और केंद्रित व्यवस्था व इलाज के प्रबंधों को एआई से बेहतर किया जा रहा है। अब आप देखिए, किसी विषय पर आपको शोध करना है, उसमें अगर आप लोग एआई का उपयोग ले रहे हैं, एआई का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं करना पड़ रहा है। या मूवी की बात कर लीजिए, आप उसे 2 ऐसे कैरेक्टर दे दीजिए जिस पर प्रेम कहानी आपको लिखवानी हो, स्टोरी, पूरी स्टोरी बना के आपको दे देगा। तो एआई का इस तरह से भी उपयोग हो रहा है। आप कहिए तो आप लोग जो मेटा दिया हुआ है, जो उसी से बात करके देखिए। आप लोग देखते होंगे कि क्या रहता है उसमें। आप लोगों ने देखा होगा कि वो आप आंसर राइटिंग करने के लिए गई, निबंध लिखने के लिए, वो बड़ा सटीक निबंध लिखता, बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताता है। आप लिखिए, हम आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रहे, कुछ भी लिखिए, उससे सब कुछ जवाब देने के लिए तैयार रहता है। और ये भी आप देखेंगे। और देखिए, आप देखिए, इनमें इतर क्षेत्र में एआई सहयोगी टूल के रूप में ही सामने आए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में रोग के निदान संबंधी सटीकता, मरीज के इलाज की व्यक्ति केंद्रीय व्यवस्था, इलाज के प्रबंधों को एआई से बेहतर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, ये भी देख लीजिए भैया।
तो इसमें संदेह नहीं कि भारत में सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र की उत्सुकता की वजह से एआई को लेकर माहौल तेजी से बदल रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो इनके रास्ते में अड़चन पैदा करती हैं। जैसे एक तथ्य है कि समूचे विश्व का 20% डाटा पैदा करने वाले हमारे देश में केवल 2% डाटा सेंटर हैं। साथ ही कंप्यूटिंग से जुड़ा भारत का बुनियादी ढांचा वैश्विक क्षमता की तुलना में 2% से कम है। इन कठिनाइयों का तात्पर्य यह निकलता है कि हमारे देश को एआई का पूरा लाभ उठाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में निवेश करना होगा, देश की कंप्यूटिंग शक्ति में इजाफा करना होगा और डाटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना होगा। एआई से संबंधित चुनौतियों को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि इंडस्ट्री से अकादमिक सहयोग में भी बढ़ोतरी हो। एआई क्षमताओं में तेज विकास तभी संभव है जब उद्योग जगत और शिक्षाविदों के बीच व्यापक सहयोग और विचारों का आदान प्रदान हो। ऐसा होने पर ही शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़कर अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देकर एआई के माहौल में तेजी से परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे बदलाव लाकर भारत एआई से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक कुशल कारबल बना सकता है। कह सकते हैं कि अगर साफ नियत और ठोस इरादे के साथ इस दिशा में पहल की गई तो एआई में भारत दबदबे की ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां वह विश्व गुरु भले ना कहलाए, लेकिन चीन, अमेरिका आदि देशों में इस तकनीक के संदर्भ में होने वाली प्रगति से मुकाबला जरूर कर सकता है। भारत, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। एआई का उन्नत एवं रणनीतिक उपयोग। और वैसे पढ़ने लिखने से वास्ता रखने वाले लोगों में को काफी अरसे से हमारे देश में बुद्धिजीवी कहने का चलन रहा है, लेकिन एआई को ठीक ठाक जानकारी रखने वालों के लिए इससे मिलते जुलते शब्द नॉलेज वर्कर के रूप में जाना जाता है। कह सकते हैं कि उन्हें यह नाम दिया गया है और ऐसे नॉलेज वर्करों का हिसाब किताब रखने वाले एक ग्लोबल लीडर एटलसियन की हालिया रिपोर्ट का दावा है कि एडवांस एआई के मामले में भारत की हैसियत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो नॉलेज वर्कर एआई का उपयोग करते हैं उनमें से लगभग आधी यानी कि 46% ऐसे हैं जो एआई के एडवांस यूजर हैं, यानी इन्हें एआई की काफी उन्नत जानकारी है। जबकि भारत के बाद आने वाले अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 34% और जर्मनी में 32% है। ऑस्ट्रेलिया में तो केवल 23% नॉलेज वर्कर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस यूजर हैं। इस रिपोर्ट में एआई उपयोग के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। पहले चरण में लोग एआई का बुनियादी उपयोग करते हैं, यानी उसके सैंपल टूल आजमाते हैं, जबकि बढ़ते हुए क्रम में चौथे चरण के नॉलेज वर्कर एआई का उन्नत रणनीतिक उपयोग करते हैं और फैसले लेने की भूमिका में होते हैं। इन चरणों का विभाजक आधार बताता है कि भारत में पहले चरण स्टेज 1 वाले नॉलेज वर्कर एआई की अपनी जानकारियों के उपयोग से औसतन प्रतिदिन 104 मिनट की कार्य समय की बचत करते हैं, जो कि वैश्विक औसत लगभग 45 मिनट से बेहतर है। जबकि चौथे चरण स्टेज 4 वाले भारतीय नॉलेज वर्कर अपनी ज्ञान व क्षमताओं के बल पर प्रतिदिन 127 मिनट की श्रम समय की बचत करते हैं। यह बचत साप्ताहिक औसत में एक अतिरिक्त कार्य दिवस के बराबर होगा। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय नॉलेज वर्कर्स एआई के उपयोग से देश को महत्वपूर्ण उत्पादकता लाभ दिला रहे हैं। यहाँ सवाल है कि क्या एआई का यह ज्ञान, इसके उपयोग से होने वाले समय की बचत की कोई उपयोगिता है या नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे एआई का बेहतर उपयोग होता जाता है, कर्मचारियों के संदर्भ में होने वाले लाभ बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आकलन से पता चलता है कि तीसरे और चौथे चरण वाली भूमिका में काम करने वाले 92 नॉलेज वर्करों ने स्वीकार किया है कि उन्हें एआई को सीखने के लिए जो समय लगाया वह फायदेमंद रहा और इससे न केवल उन्होंने काम के समय की बचत की बल्कि कार्य की गुणवत्ता और सहभागिता में भी बढ़ोतरी की हुई है। और एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी नई तकनीक आती है, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उपयोग करता है। अब आपके पास जो स्मार्टफोन है, अब इसके फायदे हैं और इसके नुकसान भी हैं। अब आप पर निर्भर कर रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन, ये आप देखिए गांव में गौपालन और उद्योगों के में निवेश, रोजगार के 2 नए सिरे तय कर मोहन सरकार आगे बढ़ रही है। ये आप देखिए, मोहन यादव की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो कार्यकाल का पहला साल पूरा करने के निकट पहुंचे चुके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत से ही गौ पालन पर जोर दिया। अब इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में उद्योग में निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट करते हुए युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाओं का प्रयास मोहन सरकार तलाश रही। दरअसल अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निवेश को लेकर खींची गई लकीर को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव ने भी इन्वेस्ट समिट पर जोर दिया है। चलिए उसी इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। COP29 की बात हो रही है, जवाबदेही से बचते विकसित देश। ये जरूर पढ़ लीजिए। ये आप देखिए, जलवायु संकट का समाधान खोजने के लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अमीर देशों की कथनी और करनी में अंतर सबके सामने है। COP29 जिस तरह दुनिया दो खेमों में बट गई, वह मानवता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि धरती की सेहत को लेकर विकसित देश गैर जिम्मेदाराना है। जलवायु न्याय के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम के लिए तकनीकी और वित्त की आवश्यकता होती है। इस व्यवहारिक बात को नजरअंदाज कर धरती को हरा भरा बनाने का कोई भी प्रयास सिर्फ लक्ष्यदार भाषण तक सीमित रह जाएगा। आज जो विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जलवायु संकट के सबसे बड़े हिस्सेदार वही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में सुना है ना? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा भैया। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन तथा भूमि उपयोग में बदलाव से पैदा होने वाले कार्बन उत्सर्जन में लगभग 80% हिस्सेदारी G20 अर्थव्यवस्थाओं की है। इसमें अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन अग्रणी है। अमेरिका में दुनिया की 4% आबादी रहती है, जबकि 1850 से 2021 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी 17% रही। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों का जहां संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा, वहां उपभोग की प्रकृति से उन्होंने पर्यावरण को जिस कदर नुकसान पहुंचाया, इसका खामियाजा छोटे और द्वीपीय देशों से लेकर विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। विकसित देश चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन को लेकर छोटे देशों पर भी वही शर्तें लागू हों जो विकसित अर्थव्यवस्था के लिए तय हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर विकासशील देशों की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक विकास दर पर पड़ना तय है। ऐसे में इसके समाधान के लिए तकनीक और वित्त का सहयोग तंत्र विकसित करना होगा। पिछले कई जलवायु सम्मेलन से अर्जित परिणामों को यही देखें तो यह हर बार एक समझौता को अंतिम रूप दिया जाता है, लेकिन पिछली सहमतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़े उत्सर्जक देश की उदासीन नजर आते हैं। गत वर्ष दुबई में आप देखिए आयोजित 28 में हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष का शुभारंभ किया गया। यह जलवायु वित्त से अलग व्यवस्था करार दी गई, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। और वैसे पर्यावरणीय संकट के समाधान की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ही पेरिस समझौता 2015 से जुड़ी कई आप देखते हैं कि नीतिगत पहल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कार्यक्रम, कार्बन क्रेडिट, जलवायु वित्त, हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष आदि अस्तित्व में आए। धरती को जहरीले प्रदूषण से मुक्त करने वाले हर पहल अच्छे परिणाम लेकर आएगी यदि उन्हें लागू करने में प्रत्येक देश के हितों का ध्यान रखा जाए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए जलवायु सम्मेलन में तय हुए समझौतों एवं संधियों के क्रियान्वयन की गति काफी धीमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भयावह होते जलवायु संकट के इस दौर में अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करनी होगी। COP29 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक कार्बन बाजार के लिए नियमों पर सहमति बने। इसमें कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने के नियम आसान बने। इसका सीधा असर जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में होगा। भारत समेत विश्व भर में कार्बन पदार्थों की व्यवस्था विकसित होने से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, सेवाओं, ईंधन, नवाचार में निवेश बढ़ेगा। इससे एक देश से दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकेंगे। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने तथा पेरिस समझौते में किए गए वादे के अनुसार इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए देशों को 2030 तक प्रतिवर्ष 30 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। एक अध्ययन के अनुसार 2023 में विश्व में जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्सर्जन अपने चरम पर पहुंच चुका है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2030 से 2050 तक जलवायु संकट की वजह से 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होगी। आज विश्व में 3.5 अरब लोग ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व के हर देश को एकजुट और गंभीर प्रयास करने होंगे। वर्ष 2025 तक COP30 सम्मेलन ब्राजील के पूर्व अमेजन इलाके बेलेन में होना होगा। उम्मीद है कि अगले जलवायु सम्मेलन से पहले G20, G7 से लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु प्रतिबद्धता को लेकर अपनी भूमिका पर विलंब करने के बजाय उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और देखिए इस तरह के आंकड़े जो दिए जाते हैं ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इन्हें आंसर राइटिंग में आप लोग उपयोग कर सकते हैं, निबंध लिख रहे हैं वहां उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आंकड़ा WHO के द्वारा दिया जा रहा है
कहा जा रहा है 2030 से 2050 तक जलवायु संकट की वजह से 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होंगी। और जी अगर 7 की हम लोग बात करें तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। G7 के बारे में पढ़े हो कि नहीं? ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं कि नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।